Hello friends, in this video we are discussing CPU scheduling algorithm, shortest job first, and here mode we are using is the non-preemptive scheduling. Non-preemptive का मीनिंग है कि एक बार अगर कोई प्रोसेस हम CPU को एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता वी कैन नॉट रिमूव दैट प्रोसेस फोर्सफुली फ्रॉम द CPU। और दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो हमें यहाँ पे बर्स्ट टाइम कंसिडर करना है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, मतलब जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम हो ऐसी प्रोसेस पहले सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगी। बर्स्ट टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने यूनिट्स का टाइम लगने वाला है, दैट इज द बर्स्ट टाइम। सो जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें आपको प्रोसेसेस दिए रहेंगे, उसका बर्स्ट टाइम दिया रहेगा और उसका अराइवल टाइम दिया रहेगा। सो प्रॉब्लम जो है वो हमें गैंट चार्ट के हेल्प से सॉल्व करना है। गैंट चार्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है वो हमें देखना है। सो प्रोसेस P1 अराइव हो चुका है तो P1 को हम गैंट चार्ट में डालेंगे। वंस वी हैव स्टार्टेड प्रोसेस P1 को हमने एग्जीक्यूशन के लिए अगर ले लिया है तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा वो हमें हम नेक्स्ट प्रोसेस सीपीयू को नहीं दे सकते। सो P1 विल रन फॉर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, उसका बर्स्ट टाइम 4 है। सो जब हम टाइम यूनिट 4 पे आएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी P2, P3, P4 और P5 अराइव्ड है। तो इन प्रोसेसेस में से अभी हमें ऐसी प्रोसेस देखनी है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम जो है वो प्रोसेस P3 का है। सो P3 को हम कंप्लीट कर लेंगे। 5 पे हमारा प्रोसेस P3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद कम बर्स्ट टाइम जो है वो P4 का है। सो P4 2 यूनिट्स में कंप्लीट हो जाएगा 7 पे। उसके बाद में जो कम बर्स्ट टाइम है वो P2 का है। P2 हम लोग 3 यूनिट्स तक कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 10 पे P3 कंप्लीट हो जाएगा। P5 को ले लेंगे, P5 के 6 यूनिट्स बचे हैं। सो 16 पे हमारा P5 भी कंप्लीट हो गया है। सो एक बार हमारा गैंट चार्ट बन गया। रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी है, सिंपली हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट देख के इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोसेस कहाँ पे खत्म हो रहा है, मीन्स लास्ट टाइम जहाँ पे हमें प्रोसेस मिल रहा है दैट इज द कंप्लीशन टाइम। सो P1 जो है वो 4 पे कंप्लीट हो रहा है, P2 जो है वो 10 पे कंप्लीट हो रहा है, P3 जो है वो 5 पे कंप्लीट हो रहा है और P4 जो है वो यहाँ पे 7 पे कंप्लीट हुआ है। P5 जो है वो 16 पे कंप्लीट हुआ है। एक बार कंप्लीशन टाइम मिल गया, टर्न अराउंड टाइम जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो ये हमारा कंप्लीशन टाइम का कॉलम है, ये अराइवल टाइम का कॉलम है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 4 - 0 4, उसके बाद में 10 - 1 9, 5 - 2 3, उसके बाद में 7 - 3 4 और 16 - 4 दैट इज 12। ये है हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अभी वेटिंग टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला है वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम का कॉलम है, ये हमारा बर्स्ट टाइम का कॉलम है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें वेटिंग टाइम मिल जाएगा 4 - 4 0, 9 - 3 6, 3 - 1 2, 4 - 2 2 और 12 - 6 6। ये हो गया वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे मिलेगा? द फर्स्ट टाइम जब प्रोसेस को सीपीयू मिला था माइनस अराइवल टाइम। सो P1 को सीपीयू सबसे पहले 0 पे मिला था और उसका अराइवल टाइम जो है वो 0 है। सो 0 - 0 0। P2 के लिए है 7 - 1 दैट इज 6। P3 के लिए है 4 - 2 दैट इज 2। P4 के लिए है 5 - 3 दैट इज 2 और P5 के लिए है 10 - 4 दैट इज 6। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो सेम आया है। सो दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, non-preemptive scheduling. I hope you understand the problem and way of solving it. अगर आपको और वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।